हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल प्रोएज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडी में चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के विषय में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए व्यापक और जनरल गाइडलाइन है। वे साइंटिफिक प्रिंसिपल से डिफरेंट है क्योंकि वे ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित हैं। वे प्रबंधन की तकनीकों से भिन्न हैं क्योंकि तकनीक विधि है, जबकि ये प्रिंसिपल कार्रवाई और डिसीजन लेने के लिए दिशा निर्देश हैं। इसके बाद हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल के नेचर के विषय में चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल की प्रकृति को फॉलोइंग पॉइंट में डिस्क्राइब किया जा सकता है। 1. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इन्हें सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के साथ साथ नॉन बिजनेस, स्मॉल और लार्ज सभी में लागू किया जा सकता है। 2. जनरल गाइडलाइंस। वे कार्यों के लिए जनरल गाइडलाइंस हैं, जो हालांकि रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत चेंजिंग और डायनामिक है। 3. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वे मैनेजर्स के एक्सपीरियंसेस के आधार पर रिसर्च वर्क के बाद डेवलप किए जाते हैं। 4. फ्लेक्सिबल, जिसे सिचुएशन की डिमांड के अनुसार प्रैक्टिस करने वाले मैनेजर द्वारा मॉडिफाइड किया जा सकता है। 5. मेनली बिहेवियरल। चूंकि प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करना है, इसलिए वे नेचर में बिहेवियरल हैं। इसके बाद हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। 1. इंक्रीज इन एफिशिएंसी। यदि वर्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अनुसार किया जाता है, इससे मैनेजर, फॉरमैन, लबो आदि की एफिशिएंसी बढ़ती है। 2. हेल्पफुल इन ट्रेनिंग। कोई वर्क किसी प्रोसेस या मेथड के माध्यम से पूरा होता है। ये प्रिंसिपल ट्रेनिंग की प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। 3. डिटेल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजरियल प्रिंसिपल की हेल्प से ही मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है। 4. यूजफुल फॉर रिसर्च। मैनेजरियल प्रिंसिपल रिसर्च स्टडीज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया का रिप्रेजेंट करता है। 5. सोशल एडवांटेज। लेबरर्स, एम्प्लॉइज, परचेसर, सेलर, ट्रेडर, मैनेजर आदि सोसाइटी में रहते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सोसाइटी में इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। इसके बाद हम फेयोल के प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे। हेनरी फेयोल एक फ्रांसीसी मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने मैनेजमेंट के 14 जनरल प्रिंसिपल्स दिए, जो इस प्रकार हैं। 1. डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को स्मॉल पार्ट्स और जॉब्स में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक को एक ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाता है, जिससे ग्रेटर एफिशिएंसी प्राप्त होती है। 2. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स को ऑर्डर देने और ओबीडियंस प्राप्त करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है और जिस वर्क के लिए उन्हें अथॉरिटी दी जाती है, उसे पूरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 3. डिसिप्लिन। यह ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का पालन है जो ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज के लिए आवश्यक हैं। 4. यूनिटी ऑफ कमांड। प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए केवल एक बॉस होना चाहिए। यदि किसी एम्प्लॉय को एक ही समय में 2 सुपीरियर्स से ऑर्डर मिलते हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड का उल्लंघन होता है। 5. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेम ऑब्जेक्टिव वाली एक्टिविटीज के प्रत्येक ग्रुप का एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। यह एक्शन और कोऑर्डिनेशन की यूनिटी सुनिश्चित करता है। 6. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। किसी ऑर्गेनाइजेशन के हितों को किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के हितों पर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। 7. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओवरऑल पे और कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। 8. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी को सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, जबकि एक से अधिक व्यक्तियों के बीच इसका फैलाव डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। दोनों को बैलेंस्ड किया जाना चाहिए। 9. स्केलर चेन। हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक तक सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच अथॉरिटी की फॉर्मल लाइंस को स्केलर चेन के रूप में जाना जाता है। इस चेन का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में सेम लेवल के एम्प्लॉइज गैंग प्लैंक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 10. ऑर्डर। अ प्लेसेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पीपल और मटेरियल्स को अप्रोप्रिएट टाइम पर सूटेबल प्लेसेस पर होना चाहिए। 11. इक्विटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव से फ्री होना चाहिए और जस्टिस और फेयर प्ले के प्रिंसिपल का पालन किया जाना चाहिए। 12. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। फेयर और हार्ड प्रोसीजर के बाद सिलेक्टेड और अपॉइंट किए जाने के बाद सिलेक्टेड पर्सन को परिणाम दिखाने के लिए तय की गई न्यूनतम अवधि के लिए पद पर रखा जाना चाहिए।
13. इनिशिएटिव। एम्प्लॉय को सुधार के लिए अपनी प्लानिंग को डेवलप करने और उन्हें अप्लाई करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब है सेल्फ मोटिवेशन के साथ फर्स्ट स्टेप उठाना, यानी प्लान के बारे में सोचना और उसे एग्जीक्यूट करना। 14. एस्पिरिट द कॉर्प्स। मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के बीच टीम स्पिरिट, यूनिटी और हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। मैनेजमेंट को टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट दो शब्दों साइंस और मैनेजमेंट से मिलकर बना है। साइंस लॉजिक, रीजनिंग का अनुप्रयोग है और यह जीवन की विभिन्न प्रॉब्लम्स के प्रति हमारे स्टडी अप्रोच को एक न्यू डायमेंशन देता है। जब हम मैनेजमेंट के प्रति साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं तो इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित हैं। 1. The objectives of every job in scientific management is fixed and predetermined. वैज्ञानिक प्रबंधन में प्रत्येक कार्य का उद्देश्य निश्चित और पूर्व निर्धारित होता है। 2. There is a fixed plan to attain objectives. उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित योजना होती है। 3. Mutual cooperation among employees is essential in scientific management. वैज्ञानिक प्रबंधन में कर्मचारियों के बीच आपसी सहयोग आवश्यक है। 4. Scientific management works on the objective of maximum production at minimum cost. वैज्ञानिक प्रबंधन न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के उद्देश्य पर काम करता है। 5. Motivation is considered necessary for the completion of work. कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा को आवश्यक माना जाता है। 6. Scientific control system is implemented under scientific management. वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत वैज्ञानिक नियंत्रण प्रणाली लागू की जाती है। 7. टाइम टू टाइम evaluation of standards is performed. मानकों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। 8. Increase in efficiency of employees helps in increase in the income of employees. कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि से कर्मचारियों की आय में वृद्धि में मदद मिलती है। इसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में भी जाना जाता है, ने अपने प्रैक्टिकल थियरी से साबित किया कि मैनेजमेंट में साइंटिफिक मेथड को लागू किया जा सकता है। IAFW टेलर द्वारा मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है। ये रूल्स कार्य के साइंटिफिक एनालिसिस के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने पर केंद्रित है, न कि रूल ऑफ थंब मेथड से। टेलर का मानना था कि बॉक्सकार में कागज की शीट लोड करने जैसी छोटी एक्टिविटीज की भी साइंटिफिक रूप से प्लानिंग बनाई जा सकती है। इससे टाइम और ह्यूमन एनर्जी की भी बचत होगी। 2. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सामंजस्य मतभेद नहीं। टेलर ने संकेत दिया और माना कि लेबर और मैनेजर के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। दोनों के बीच मतभेद कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। 3. मेंटल रेवोल्यूशन मानसिक क्रांति। इस टेक्निक्स में मैनेजमेंट और लेबर के एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव शामिल है। दोनों को एक दूसरे की वैल्यू को समझना चाहिए और फुल पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। दोनों का ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लाभ को बेहतर बनाना और बढ़ाना होना चाहिए। 4. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सहयोग व्यक्तिवाद नहीं। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के समान है और एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच आपसी सहयोग में विश्वास करता है। प्रबंधकों और कर्मचारियों में आपसी सहयोग और विश्वास तथा सद्भावना की भावना होनी चाहिए। 5. डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम दक्षता तक विकास किसी कंपनी की इफेक्टिवनेस उसके एम्प्लॉयज की स्किल्स और एबिलिटीज पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार ट्रेनिंग को लागू करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी को सीखना एम्प्लॉय स्किल को निखारने का वैज्ञानिक तरीका है। इसके बाद हम साइंटिफिक वर्क स्टडी के विषय में चर्चा करेंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए टेलर और उनके फॉलोअर्स ने निम्नलिखित टेक्निक्स डेवलप की। 1. टाइम स्टडी। यह उस टेक्निक्स को मेजर करता है जिसका यूज किसी जॉब के डिफरेंट एलिमेंट्स को निष्पादित करने के लिए रीजनेबल स्किल और एफिशिएंसी वाले कार्यकर्ता द्वारा लिए जाने वाले टाइम को मेजर करने के लिए किया जाता है। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्ट प्रत्येक ऑपरेशन के लिए टाइम स्टैंडर्ड तय करना है। 2. मोशन स्टडी। ये किसी जॉब को परफॉर्म करने में शामिल वर्कर्स बॉडी की मूवमेंट्स का क्लोज ऑब्जर्वेशन करने को संदर्भित करता है। मोशन स्टडी का ऑब्जेक्ट काम करने में वेस्टफुल मोशन से अवॉइड करना है। 3. फटीग स्टडी।
फटीग स्टडी ये पता लगाने का प्रयास करता है कि कोई व्यक्ति अपने हेल्थ और एफिशिएंसी पर किसी एडवर्स इफेक्ट के बिना कितने समय तक मानक कार्य कर सकता है। ये किसी कार्य को पूरा करने में आराम अंतराल की मात्रा और आवृत्ति निर्धारित करने में मदद करता है। 4. मेथड स्टडी। इस स्टडी का ऑब्जेक्ट कार्य विधियों में सुधार करके मटेरियल्स, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल के उपयोग में एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है। इसके बाद हम टेलर तथा फायोल के प्रिंसिपल की सिमिलैरिटीज के विषय में चर्चा करेंगे। टेलर और फेयोल के विचारों में निम्नलिखित सिमिलरिटीज हैं। 1. दोनों मैनेजरियल कंडीशंस में चेंजेस लाना चाहते थे। 2. दोनों ह्यूमन फैक्टर के बड़े सपोर्टर्स थे। 3. दोनों ने फोरकास्टिंग और प्लानिंग को बहुत महत्व दिया। 4. दोनों एक ही समय के मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे, यानी दोनों समकालीन थे। 5. दोनों ने मैनेजमेंट को एक अर्जित प्रतिभा के रूप में एक्सेप्ट किया। 6. दोनों अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। 7. दोनों ने टेक्निकल और साइंटिफिक तरीके से काम करने पर जोर दिया। 8. दोनों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तैयार किए। इसके बाद हम टेलर और फेयोल के मतों में डिसिमिलिटीज के विषय में चर्चा करेंगे। 1. टेलर का सेंटर ऑफ स्टडी लेबर था जबकि फेयोल का सेंटर ऑफ स्टडी मैनेजर था। 2. टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे जबकि फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाने जाते थे। 3. टेलर का प्रयोग बिंदु फैक्ट्री था जबकि फेयोल का प्रयोग बिंदु टॉप एडमिनिस्ट्रेशन था। 4. टेलर ने एक एंटरप्राइज के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन 8 बॉस स्कीम को उचित ठहराया जबकि फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड 1 मैन ऑर्डर को उचित ठहराया। 5. टेलर का अध्ययन और योगदान लोअर लेवल लेबर से मैनेजर तक था जबकि फेयोल का अध्ययन और योगदान शुरू से ही मैनेजर था और उन्होंने ऑर्डर, डायरेक्शन, अथॉरिटी आदि शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।